एवरीवन, दिस इज़ मी मेनका एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इट्स मेनका शो में, जहां मैं बातें करती हूँ उन मोटिवेशनल लोगों की इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के बारे में जो आपको मोटिवेट करेगी, आपको इंस्पायर करेगी, आपकी कॉमन लाइफ स्टोरी को यूनिक बनाने के लिए। सो विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द शो। मैं शो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे पिछले सारे वीडियोज़ के लिए इतना सारा प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। तो मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, उसे लोगों के बीच में शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप अगली बार किसका वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान में से उस नीड के प्रति लोगों का ध्यान घुमाया जो थी तो बहुत बेसिक और ज़रूरी पर वो इग्नोर्ड थी, जो भारत के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ में मुद्दा का कोई विषय ही नहीं बनती है। मेनली भारत में बेसिकली 100 मुद्दे होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर के अर्थक्वेक तक, जिसमें कपड़े को कोई जगह नहीं दी गई है। उन्होंने ये बताया कि क्यों कपड़ा डेवलपमेंट का हिस्सा बन सकता है, क्यों कपड़ा केवल चैरिटी का हिस्सा है। उन्होंने भारत के रिमोटेस्ट एरिया में काम किया है, गांव में काम किया है, किसानों की डिग्निटी के लिए काम किया है। उन्होंने डिस्कार्ड और चैरिटी के बीच के अंतर को समझाया है। उन्होंने महिलाओं के उन दिनों के बारे में बात उठाई है जो इंडिया में बेसिकली शेम और टैबू का हिस्सा रही है। उन्होंने बताया है क्यों यूट्रस कैंसर से इंडिया में इतनी सारी डेथ हो रही है और क्यों वो केवल वुमेन इशू है, क्यों वो ह्यूमन इशू नहीं बन पा रहा है। और शायद इसीलिए उन्हें सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 2012 में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2015 में उन्हें रोमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको ये जानकर के बहुत खुशी होगी कि रोमन मैग्सेसे अवार्ड से मदर टेरेसा जी को भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आप समझ ही गए होंगे कि उनका अंशु जी का जो काम है, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उनका योगदान कितना अतुलनीय है। इसके अलावा अंशु जी को अशोक फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंशु जी का एक कैंपेन था अ पीस ऑफ क्लॉथ, जिसके लिए उन्हें चेंज मेकर इनोवेशन अवार्ड से 2009 में सम्मानित किया गया है। 2009 में ही उनके एक कैंपेन स्कूल टू स्कूल के लिए वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी। अंशु जी की कहानी या गूंज की कहानी दोनों सिनोनिम ही है। अंशु जी एक गूंज है जो एक एनजीओ है, उसके फाउंडर और डायरेक्टर हैं। गूंज बेसिकली डिज़ास्टर रिलीफ के लिए और डेवलपमेंट के लिए काम करती है, जो 12A ATG FCRA के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। तो चलिए जानते हैं अंशु जी ने गूंज की शुरुआत कब, क्यों, कहाँ और कैसे की थी। अंशु जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। जन्म तो उनका मेरठ में हुआ था, लेकिन उसके बाद की लाइफ वो बेसिकली बरेली और देहरादून के गांव में बिताए हैं। उनके पापा मिलिट्री सर्विसेज में थे, वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे। वो एक बहुत ही ऑनेस्ट और ईमानदार ऑफिसर थे। इस वजह से अंशु जी ने बचपन में ही ईमानदारी और उससे जुड़ी स्ट्रगल के बहुत सारे पार्ट पढ़ और देख लिए थे। एक बीच में अंशु जी का बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो बेड पे आ गए और बहुत समय तक उनका जो लाइफ था वो बेड पे ही कटा। उसमें क्या हुआ, उसमें अंशु जी को एक फ़ायदा हुआ। वो होता है ना कि आपके साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी आपके साथ होता है। तो उस बीच में अंशु जी को किताबें पढ़ने की लत लग गई और वो पढ़ना और लिखना दोनों शुरू कर दिए। तो अंशु जी अपनी स्टार्टिंग की लाइफ से ही अर्निंग भी शुरू कर दिए, क्योंकि वो बहुत सारी हिंदी पत्रिकाओं में लिखना चालू कर दिए थे। अब अंशु जी ने अपनी बचपन की पढ़ाई, अपनी स्कूलिंग तो देहरादून से कर ली और आगे की पढ़ाई के लिए, अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो दिल्ली आ गए और दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से उन्होंने मास कॉम करना शुरू कर दिया। एक तरीके से देखा जाए तो गूंज की शुरुआत उसी समय हो गई थी, लेकिन बस उसका प्रत्यक्ष रूप से आना बाकी था। जब वो मास कॉम कर रहे थे तो उन्हें फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ हो गया था और वो हर समय फ़ोटो खींचते थे। हालांकि उनके पास कैमरा उतना अच्छा नहीं था, बट वो काम करते रहते थे। तो एक बार उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक भूकंप आया था, तो अंशु जी वहाँ पे
फ़ोटो खींचने गए। जब वो फ़ोटो खींचने गए तो उनकी मुलाकात एक वृद्ध आदमी से हुई जो जूट की जो बोरी होती है उसके बहुत सारे कपड़े, कोट, पैंट सब पहन रखे थे और वो लगातार लोगों से कुछ मांग रहे थे। वो एक चिट लिए थे और चिट में लिखा था कि प्लीज़ मुझे ठंडी के कपड़े दे दो, अदरवाइज़ मैं मर जाऊँगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आलू बहुत ज़्यादा होता है, तो जो बोरी होती है वहाँ बहुत आसानी से मिल जाती है, इसलिए उस वृद्ध आदमी के पास सिर्फ बोरी थी और उन्होंने सिर्फ बोरी पहन रखी थी। बट वो लगातार लोगों से वुलन कपड़े की डिमांड कर रहे थे क्योंकि उन्हें वो डर था कि वो मर जाएंगे। अंशु जी ने उस वृद्ध आदमी को खाना ऑफ़र किया, पानी ऑफ़र किया, पर उन्होंने कहा कि मुझे कपड़े दे दो, अदरवाइज़ मैं ठंडे से मर जाऊँगा। अंशु जी को वो बात उस समय बिल्कुल भी नहीं समझ में आई, क्योंकि आप ही समझिए जो चीज़ आप फील नहीं किए हैं वो आप कैसे समझेंगे। लेकिन अंशु जी जब रात को रिलीफ कैंप में सोने गए तो उनके पास 6 से 8 कंबल थे जिसको उन्होंने बिछाया और ओढ़ा, लेकिन उनकी ठंडी तब भी नहीं गई। तब जाकर के उन्हें ये महसूस हुआ कि वो जो अंकल थे, वो जो वृद्ध आदमी थे, वो वुलन कपड़ा क्यों मांग रहे थे। तो गूंज के शुरू होने की एक वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि अंशु जी मास कॉम कर रहे थे और वो बेसिकली घूमने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए और कुछ खाने के लिए पुरानी दिल्ली जाया करते थे अपनी बाइक से। तो वो जब एक बार पुरानी दिल्ली गए तो वो एक ट्राईसाइकिल, एक ठेला देखे जिसको एक वृद्ध आदमी चला रहा था और उसके ऊपर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। तो अंशु जी को बहुत क्यूरोसिटी हुई उसके बारे में जानने के लिए। तो अंशु जी जब उस ठेले के पास गए फ़ोटो खींचने के लिए तो उस पर लिखा था लावारिश लाश ढोने वाला। तो उनको लगा कि क्या काम करते होंगे, क्यों करते होंगे और क्या बेनिफिट होगा। तो उन्होंने उनसे बात की तो पता चला वो जो ठेले के ओनर है उनका नाम है हबीब भाई, और जो ठेले के ऊपर वृद्ध महिला बैठी थी वो उनकी वाइफ थी जो ब्लाइंड है। तो अंशु जी को उनके बारे में पूरी जानकारी लेनी थी। तो वो एक हफ्ते सुबह से शाम तक हबीब भाई के साथ बिताते थे, जिनमें उन्हें 2 बहुत ही आश्चर्यचकित बातें पता चली। पहली थी कि हबीब भाई ने बोला कि ठंडियों में जो होता है मेरा धंधा बढ़ जाता है, मुझे 2 से 3 किलोमीटर की रेंज मिली है जिसमें मुझे लाश ढोना पड़ता है, और ठंडियों में मेरे पास 12 से 15 लाश होती है, हर लाश के मुझे 20 रुपये और 2 मीटर कपड़े मिलते हैं। तो अंशु जी को लगा क्यों ठंडियों में धंधा बढ़ जाता है। दूसरा केस सामने आया कि जो हबीब भाई की बेटी थी, जो ग्रोइंग उनकी चाइल्ड थी कनीज़ बानो, उसने कहा कि जब मुझे ठंडी लगती है तो मैं लाश से चिपक के सो जाती हूँ। लाश ना तो तंग करती है और ना ही करवट बदलती है। आप सरप्राइज्ड हो गए, मैं भी शायद इतनी ही सरप्राइज थी और अंशु जी भी उस समय उतने ही सरप्राइज थे कि एक छोटी बच्ची कैसे किसी लाश को पकड़ के सो सकती है जबकि लाश तो ठंडी होती है। तो अंशु जी को ये समझ में आया कि उनका हबीब भाई का धंधा क्यों बढ़ रहा है और कनीज़ बानो लाश को पकड़ करके क्यों सो रही है। उसका मुद्दा था कपड़ा। लोग ठंड में ज़्यादा इसलिए मर रहे थे क्योंकि उनके पास कपड़ा नहीं था। अगर ठंड से लोग मर रहे होते तो अंशु जी ने कहा आप और हम भी मर गए होते, हम भी ना बचे होते। तो इस तरीके से अंशु जी ने एक आर्टिकल लिखा जो एक साप्ताहिक पत्रिका में आई कि लाश को ढोती जिंदा लाशें। अंशु जी फेमस हो गए, वो आर्टिकल बहुत फेमस हुआ, लेकिन अंशु जी के दिमाग में ये कपड़े की बात जो थी वो घर कर गई थी। वो घूमती रहती थी। वो जब किसी नंगे बच्चे को देखते थे तो लगता था कि इसके पास कपड़ा क्यों नहीं है। अगर कोई ओवर साइज्ड कपड़ा पहना है तो लगता था कि ये बड़े कपड़े क्यों पहने हैं। ठंडियों में लोगों ने गर्मियों के कपड़े पहने और ये उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रही थी, उनके दिमाग में घर कर गई थी कि आखिर ऐसा क्यों। तो इस तरीके से अंशु जी ने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, मीनाक्षी जी से शादी की। मीनाक्षी जी अंशु जी की वाइफ हैं जिनको वो प्यार से मिन्नी बोलते हैं। वो बोलते हैं गूंज जो बना और जो आज है उसमें मिनी का बहुत साथ है, वो तो गूंज की और मेरी बैकबोन है। अगर वो ना होती तो मैं गूंज की शुरुआत ना कर पाता। एक्चुअली जब अंशु जी ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और शादी की और जब गूंज की शुरुआत की तो वो बस 3 ही साल जॉब किए थे और अपनी जॉब छोड़ दी और गूंज की शुरुआत में लग गए। और उस समय मीनाक्षी जी BBC में काम करती थी। अंशु जी के पास सिर्फ 1000 पर मंथ का PF था जिससे उन्हें गूंज शुरू करना था और घर भी देखना था, जो पॉसिबल नहीं था। तो जो मीनाक्षी जी के पैसे से ही घर भी चलता था और गूंज चलता था।
और मीनाक्षी जी बहुत मेहनत करती थी गूंज को शुरू करने के लिए। तो इस तरीके से मीनाक्षी जी ने किया। अंशु जी बोलते हैं कि मैं और मेरी टीम तो समझ लो इतने भी ट्रेंड नहीं है कि हम अगर बाथ टब में डूब जाएं तो बच जाएं, लेकिन हम लोग फ्लड में जाते हैं बचाने। तो आप सोचिए उस समय मिनी का क्या होता होगा और मेरी बेटी का क्या होता होगा, उन लोगों को क्या सहना पड़ता होगा। मिनी ने मुझे अलाउ किया है कि मैं महीने में 15 दिन बाहर रहूं और डेवलपमेंट का और रिलीफ का काम कर सकूं। तो वो बताते हैं कि मिनी कितनी इंपॉर्टेंट है गूंज के लिए और मेरे लिए। तो जब उनकी शादी हुई और शादी के 3 साल बीत गए तो उन्होंने अपने घर से वो सारे आइटम निकाले जो वो यूज़ नहीं कर रहे थे, जिसमें चप्पल, जूते, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स सब थे, और उनकी संख्या 67 हो गई। तो जो अंशु जी थे उनको बहुत ही लगा कि यार जब 2 लोगों की न्यूक्लियर फैमिली जो स्कूटर पर ट्रैवल करती है उसके पास इतने सामान आ सकते हैं, तो एक बड़ी फैमिली देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती है। तो वो 67 सामान निकाले, बट उसको वो तुरंत स्लम एरिया में देने नहीं चले गए। पहले वो स्लम एरिया में गए, उनसे बात किया कि अगर आपको कोई सामान देता है तो आपको कैसा लगता है, आप किस सामान की आपको ज़रूरत होती है, कब ज़रूरत होती है, भारत के किस किस हिस्से में लोगों को क्या क्या ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों का एनालिसिस किया, सर्वे किया और अपनी एक छोटी सी टीम बनाई। वो टीम क्या करती थी, लोगों के पास जाती थी, उनकी ज़रूरत के सामान पूछती थी और उन लोगों के पास जाती थी जो डोनर बन सकते थे, मतलब डोनर और रिसीवर दोनों के पास जाती थी, सामान इकट्ठा करती थी और देती थी। अंशु जी बोलते हैं कि मुझे उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी हुई, या उस दिन मुझे लगा कि हमने कोई और गूंज ने कोई काम किया है, जिस दिन हमने 5.5 बोरी सामान एक अर्थक्वेक में डोनेट किया या डिस्कार्ड किया। सॉरी, मैं डोनेट और को डिस्कार्ड को डोनेट बोल गई। एक्चुअली अंशु जी बोलते हैं कि अगर हमने आपको कोई सामान दिया है जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो हमारे लिए अनयूज्ड है, तो वो डिस्कार्ड है। अगर हमने आपको वो सामान दिया है जिसकी आपको ज़रूरत है, तब वो चैरिटी बनता है, तब वो डोनेशन बनता है। तो ये अंतर अंशु जी ने मुझे भी समझाया, शायद आपको भी समझ में आ गया होगा। तो उन्होंने जब 5.5 बोरी सामान डिस्कार्ड किया, जिसमें से 5 बोरी कपड़ा था और आधा बोरी जूते, चप्पल, फूड वियर थे, जिसको जब पहली बार रेड क्रॉस की गाड़ी लेने आई उनके घर, तो उन्हें बहुत ही प्राउड फील हुआ कि शायद उन्होंने अब काम शुरू किया है। आपको बता दें कि जब शुरू में उन्होंने गूंज की स्थापना की थी तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि इसको कहाँ रजिस्टर कराना है, ये कैसे काम करेगी और आगे बढ़ पाएगी कि नहीं। अंशु जी ने तो अपना पूरा फ्यूचर, अपनी पूरी ज़िंदगी एक तरीके से गूंज को ही दे दी थी। तो इस तरीके से गूंज की शुरुआत हुई। गूंज मेनली 2 तरह से काम करती है, एक तो वो डिज़ास्टर रिलीफ के लिए काम करती है, दूसरा वो डेवलपमेंट के लिए काम करती है। वो भारत के या भारत के बाहर उन हिस्सों में जाती है जहाँ पे सरकारें नहीं पहुँच पा रही हैं, जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है। तो गूंज के प्रति एक लोगों का भ्रम भी है, जिसको मैं भी दूर करना चाहती हूँ। अंशु जी ने भी बहुत सारी अपनी स्पीच में और इंटरव्यू में बताया है कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि गूंज केवल कपड़े से रिलेटेड काम करती है, कपड़े का केवल डोनेशन लेती है और उसी का काम करती है। इसलिए लोग बोलते हैं कि मैं तो कपड़े गूंज को दे देता हूँ और जो फंड होते हैं, जो मनी होता है, वो दूसरी संस्था को देता हूँ। तो आप ऐसा मत समझिए कि गूंज पैसे नहीं लेती है। गूंज पैसे लेती है तभी तो काम करती है, क्योंकि अंशु जी बताते हैं कि जो गूंज का काम है वो हार्डकोर लॉजिस्टिक का है, जो इसको लोग इग्नोर करते हैं। उसमें पेड लॉजिस्टिक जाती है, सामान लाती है, पेड लॉजिस्टिक सामान को छांटता है, पेड आदमी सामान को छांटता है, पेड आदमी सामान को रिसाइकिल करता है, फिर पेड लॉजिस्टिक की जाती है डोनर को सामान देने। तो आप पैसे भी गूंज को दे सकते हैं। तो गूंज 2 तरीके से काम करता है, एक डिज़ास्टर के लिए काम करता है और एक डेवलपमेंट के लिए काम करता है। डिज़ास्टर के लिए वो जाता है, जो सामान आते हैं या जो गेटवे से पैसे आते हैं वहाँ जाते हैं, काम करते हैं। गूंज की टीम, आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी डिज़ास्टर में गूंज की टीम सरकार से पहले पहुंचती है और सरकार के बाद आती है, क्योंकि गूंज की टीम और अंशु जी का मानना है कि सरकार तो डिज़ास्टर को इस तरीके से देखती है कि कितने लोग मरे हैं, लेकिन गूंज इस तरीके से देखती है कि कितने लोग बचे हैं और उनके लिए अभी क्या क्या करना बाकी है। तो गूंज का एक ये रिलीफ का प्रोसेस हो गया, डिज़ास्टर का प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, डेवलपमेंट का। उसके लिए गूंज क्या पता करती है कि कौन कौन क्या क्या सामान देना चाहता है। उसमें आप जूते, चप्पल, बर्तन, कपड़े, इलेक्ट्रिकल किसी भी सामान को दे सकते हैं, जिसको वो रिसाइकिल करके लोगों को देती है। आपको ये जानकर के शायद आश्चर्य होगा कि गूंज कोई भी सामान खरीदती नहीं है। अंशु जी कोई भी सामान नहीं खरीदते, वो सारे वही सामान लोगों को देते हैं जो लोगों से डोनेशन में, डिस्कार्ड में आता है।
अब क्या होता है कि उन सामान को देखा जाता है कौन सबसे अच्छे हैं, तो उन्हें धुल के प्रेस करके रख दिया जाता है, कौन से थोड़े ख़राब है, कौन से पूरे ख़राब है। तो जो थोड़े से ख़राब सामान होते हैं उसको रिसाइकिल किया जाता है। जैसे पुरानी जीन्स स्कूल का बैग बन जाती है, होजरी के कपड़े अंडरगारमेंट बन जाते हैं, माता की चुन्नी जो बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, लोग नदी में बहा देते हैं, वो दुल्हन का कपड़ा बन जाती है, दूल्हे का कपड़ा बन जाती है, ड्रेसेस बच्चों की बन जाती है, और जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो सैनिटरी नैपकिन यानी माई पैड बन जाते हैं। तो इस तरीके से किट तैयार की जाती है, आंगनवाड़ी की किट, बच्चों की किट, फैमिली किट और शादी की किट, और उनको लोगों को दिया जाता है। लेकिन गूंज यूं ही लोगों को सामान नहीं देती, क्योंकि वो लोगों की सेल्फ़ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी में भरोसा रखती है। तो गूंज क्या करती है कि गूंज के जो वॉलंटियर होते हैं वो गाँव-गाँव में जाते हैं। आपको बता दें कि गूंज हर साल 1000 गाँव को कनेक्ट कर रही है और वहाँ पे काम कर रही है। वो अभी भी उत्तराखंड के 250 गाँव में काम कर रही है, जहाँ पे सरकार ने काम करना छोड़ दिया है। तो गूंज जात के वॉलंटियर वहाँ जाते हैं, गांव के लोगों से बात करते हैं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। कोई बताता है कि जैसे पुल टूट गया है, पुल बनवाना है, कोई बताता है कि जो तालाब है वो गंदा है, वो साफ़ कराना है, किसी को सड़क लंबी करानी होती है, सड़क जो होती है वो कुछ दिनों में ख़राब हो जाती है, किसी को कुआं खुदवाना होता है। तो एक कॉमन टॉपिक आता है, एक कॉमन नीड आती है, जिसके ऊपर गूंज के वॉलंटियर और गांव के लोग मिल करके काम करते हैं और उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो उस काम को जब वो काम पूरा हो जाता है तो उसमें जस्ट बार्टर सिस्टम को फॉलो किया जाता है कि आप कुछ देंगे तो आपको कुछ मिलेगा। तो वो उसमें क्या करते हैं, लेबर को, मतलब किसी के श्रम को मटेरियल से बदल देते हैं। जो काम करता है उसको फैमिली किट दी जाती है, अगर शादी है तो उनको शादी का किट दिया जाता है, आंगनवाड़ी के लोग हैं तो आंगनवाड़ी का सामान दिया जाता है। गूंज बताती है कि हम सरकार की तरह बिल्कुल काम नहीं करते, हम सरकार से अलग काम करते हैं, क्योंकि सरकार वो काम करती है जो लोगों को ज़रूरत नहीं होती। सरकार तो बताती है कि पुल बनाना है, वो जानने की कोशिश भी नहीं करती कि वहाँ के लोगों को क्या ज़रूरत है। लेकिन हम जाते हैं, लोगों से पता करते हैं कि उन्हें क्या ज़रूरत है, हम वो काम करते हैं। कभी कभी आर्मी के पर्सन भी हमारे साथ काम करते हैं, कभी कभी क्या होता है मनरेगा भी हमारे काम में आ जाता है, तो लोगों को उस समय का, वो जितने समय काम करते हैं उसका भत्ता भी मिल जाता है, उसके पैसे भी मिल जाते हैं। तो गूंज इस तरह से काम करती है। गूंज इस तरह से क्यों काम करती है इसका भी एक विषय है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए मैंने ये टॉप पहनी है, ये अगर किसी ने मुझे दी है तो वो मुझे देखेगा तो कहेगा मैंने जो टॉप दी है वो आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन सपोज़ कीजिए अगर इसको मैंने अपने किसी मेहनत से और पैसे से कमाया है तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे आपने दी नहीं है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। इसलिए गूंज इस चीज़ पे काम करता है और इस चीज़ पे जोर देता है। गूंज बताता है कि शहर के लोग तो भर भर के कपड़े भेज देते हैं। शहर के लोग क्या पहनते हैं, जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, ये सारी चीज़ें पहनते हैं। और गांव के लोग क्या पहनते हैं, धोती, कुर्ता, साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट। तो वो कहीं मैच ही नहीं हो पाता है। शहर के लोग जो होते हैं प्लस साइज़ होते हैं, उनकी जो कमर स्टार्ट होती है 28 से 32, 34, 36 जाती है, और गांव के लोगों की कमर 26 होती है। ऐसा इसलिए नहीं है कि गांव के लोग क्या बहुत ही गरीब है इसलिए उनकी कमर 26 होती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका जो फिज़िकल वर्क है वो शहर के लोगों से ज़्यादा है। तो सोचिए, गूंज कहती है, अंशु गुप्ता कहते हैं, तो सोचिए गूंज को कितना काम करना पड़ता होगा उस नीड को, शहर के लोगों के सामान को गांव के लोगों की नीड से मिलाने के लिए। तो इस तरीके से किट दे दिया जाता है, काम होता है। गूंज एक जो दूसरा काम करती है वो है माई पैड्स का, सैनिटरी नैपकिन का, इसके प्रति जागरूकता फैलाती है। अंशु जी को ये आंकड़ा सुनकर के बहुत दुख हुआ कि जब भारत की आधी जनता के पास पहनने के कपड़े नहीं हैं तो महिलाएं अपने उन दिनों में क्या यूज़ करती होंगी। जब वो पहन नहीं सकती हैं तो वो उन दिनों में अपने मेंस्ट्रुअल में, अपने पीरियड्स के दिन में क्या यूज़ करती होंगी। तो उनकी टीम ने और उन्होंने एक रिसर्च किया, सर्वे किया, तो उससे पता चला और जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला था। लोग, जो महिलाएँ थीं, भूसा, गोबर, मिट्टी, पेपर, पॉलीथीन, नारियल, पत्ते, हर वो चीज़ सैनिटरी नैपकिन की तरह यूज़ करती थी जो सोख सके या तो रोक सके। बहुत ही सरप्राइज्ड कर देने वाला एक रिज़ल्ट था। और तो और जो औरतें कपड़ा यूज़ करती थी वो एक कपड़ा 5-5 साल तक यूज़ करती थी, और उन जिसकी साइकिल डिफरेंट होती थी उस हिसाब से वो अपने घर में और अपने पड़ोसियों के साथ उस कपड़े को भी शेयर करती थी।
तो सोचिए उस देश की महिलाएं सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस कैंसर से नहीं मरेंगी। जिस देश में मेंस्ट्रुअल किसी मुद्दा का विषय ही नहीं है, औरतों की हेल्थ को ह्यूमन हेल्थ नहीं वुमेन हेल्थ माना जाता है, उस देश की महिलाएं यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से नहीं मरेंगी। इस पे काम किया अंशु जी ने। एक्चुअली लोगों को लगता क्या है कि कहीं पर भी डिज़ास्टर आया है तो भर भर के कपड़े भेज दो। डिज़ास्टर में सबसे ज़रूरी कपड़ा होता है, जबकि डिज़ास्टर में कपड़ा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी जो डिज़ास्टर होता है वो इंसान की स्टोरेज कैपेसिटी को खींच लेता है, ख़त्म कर देता है। तो लोग एक रखते हैं पहनने के लिए और एक चेंज करने के लिए, और बाकी कपड़े फेंक देते हैं। तो मीडिया क्या दिखाती है कि ये एनजीओ की इग्नोरेंस है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कपड़ा इसलिए फेंका हुआ है। तो ऐसा ही हुआ था अंशु जी के साथ सुनामी में। जब 2004 में सुनामी आया था तो बहुत सारे जो कपड़े थे वो इन्वेंट्री में पड़े हुए थे जो सड़ रहे थे। तो अंशु जी को ध्यान आया महिलाओं की इस समस्या के बारे में, और वो और उनकी टीम ने क्या किया, कलेक्टिव वर्क किया और उससे कॉटन के कपड़े छाटे, जो सही कपड़े थे उसको रिसाइकिल किया, हर तरीके से हाइजीन के लेवल को टेस्ट किया और उससे नैपकिन बनाया और 5-5 का पैक बना करके महिलाओं को दिया। जब उन्होंने महिलाओं को दिया तो मीडिया वाले आ गए, एड एजेंसी वाले आ गए, बोले ये सेफ़ नहीं है, ये हाइजीनिक नहीं है। अंशु जी ने बोला गोबर और मिट्टी से तो ज़्यादा अच्छा है ना, कम से कम सर्वाइकल कैंसर से तो औरतें नहीं मरेंगी। उस मुद्दे को ख़त्म किया। आज औरतें पैड, नैपकिन यूज़ कर पा रही हैं। अंशु जी बताते हैं कि गांव के बाज़ार में नैपकिन मिलती नहीं है कि अमीर लोग भी उसे ख़रीद पाएँ। इस तरीके से अंशु जी ने काम किया। अंशु जी से एक बार पूछा गया कि आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको गिव अप कर देना चाहिए, अब आप गूंज को नहीं चला पा रहे हैं, आपके पास फ़ंड नहीं है? अंशु जी ने कहा कि मुझे उस समय नहीं लगा जब मेरे पास गोलगप्पे खाने के पैसे नहीं होते थे, टेलीफोन बिल भरने के पैसे नहीं होते थे। मैं एक ड्रीमर हूँ और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं अपने ड्रीम को फॉलो कर पा रहा हूँ और मेरा जो ड्रीम है वो एक सही डायरेक्शन में है, मैं एक सही डायरेक्शन में काम कर पा रहा हूँ। यूथ को भी यही बोलते हैं कि अगर कोई सपना है तो उसे जियो, अगर उसके लिए एक्सक्यूज़ ढूंढोगे ना तो एक्सक्यूज़ हमेशा ना के आएंगे, हाँ के कभी भी नहीं आएंगे। अंशु जी की जो गूंज की टीम है वो बहुत सारा कैंपेन चला चुकी है। पहला कैंपेन था क्लॉथ फॉर वर्क। क्लॉथ फॉर वर्क में वो डिग्निटी के लिए काम करते हैं और लेबर को मटेरियल से चेंज करते हैं, मतलब जो काम करता है उसको फैमिली किट, आंगनबाड़ी किट, ये सारी चीज़ देते हैं। दूसरा है पीस ऑफ क्लॉथ। पीस ऑफ क्लॉथ में वो सैनिटरी नैपकिन देते हैं औरतों को, उनको सेफ़ रखने के लिए, उनके हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। तीसरा है स्कूल फॉर स्कूल। ये बहुत अच्छा है। स्कूल फॉर स्कूल में अंशु जी ने क्या सोचा, आप ही सोचिए कि जो रूरल एरिया के स्कूल हैं, जो आंगनबाड़ी है, वहाँ क्या सोचा जाता है, खिचड़ी है कि नहीं, दाई है कि नहीं, टीचर बच्चों का रेशियो देखा जाता है। कहीं भी ये नहीं देखा जाता है कि बच्चों को ऐसा क्या दिया जाए कि वो भी पढ़ें। बच्चा तो बच्चा ही होता है, शहर का हो या गांव का हो। तो उन्होंने क्या किया कि जो अर्बन एरिया के स्कूल थे उसको पहले गूंज से जोड़ा और गूंज को रूरल एरिया के स्कूल से जोड़ा। अर्बन एरिया के स्कूल अपने के जो बच्चे थे वो अपने टॉय और डिस्कार्डेड आइटम लाते थे, उसको रिसाइकिल करते थे, कुछ सीख भी जाते थे, स्किल भी ऐड हो जाती थी, और वो सारे प्रोडक्ट रूरल एरिया के बच्चों को दिया जाता था, जिससे उनका पढ़ने में मन लगता था और वो पढ़ाई करते थे। चौथा था कि उन्होंने एक जोड़ी कपड़ा अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने वर्लपूल से कोलैबोरेशन किया। वर्लपूल के स्टोर के बाहर जहाँ पे वर्लपूल के सामान बिकते थे वहाँ पे डोनेशन बॉक्स लगाया गया। लोग अपना डिस्कार्डेड आइटम और चैरिटी वहाँ देते थे, वो लोगों को डोनेट किया जाता था गूंज की तरफ से। दूसरा था जॉय फॉर लव था। जॉय फॉर लव में क्या हुआ कि उन्होंने पेंटालून्स के साथ कोलैबोरेशन किया, जहाँ डोनेशन बॉक्स पैन इंडिया में पेंटालून्स के स्टोर पे लगाए गए। लोग अपना डोनेशन और चैरिटी देते थे, वो भी लोगों के साथ बांटा जाता था। तीसरा था कि शेयर द लैंग्वेज ऑफ लव था, जिसमें उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन के साथ किया, और वो उसमें बेसिकली बच्चों के सामान, टिफ़िन बॉक्स, स्कूल बॉक्स, कपड़े, ये सब डोनेट किए जाते थे ताकि बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोच सके, बच्चों का मन लगे पढ़ने में और कुछ करने में। चौथा था लुक गुड डू गुड। लुक गुड डू गुड में क्या था कि उन्होंने रेमंड के साथ कोलैब किया। रेमंड में क्या होता था कि अगर आप अपनी पुरानी ट्राउज़र दें तो आपकी नई ट्राउज़र की जो सिलाई की कॉस्ट आती थी, स्टिचिंग की कॉस्ट आती थी, वो रेमंड नहीं लेता
देता था। तो इससे क्या होता था कि आपका भी काम बन जाता था, पुराने कपड़े भी यूज़ हो जाते थे। फिर फ्लड रिलीफ में वही वो डेवलपमेंट का काम करते हैं। अंशु को एक चीज़ से बड़ी चिढ़ होती है जब लोग उन्हें डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अंशु जी बोलते हैं कि अगर हम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते तो हम पॉजिटिव लोगों पे काम करते, उन लोगों पे काम करते जिनको खाने की रोटी है, बाकी सब नहीं है, कपड़ा और मकान नहीं है। लेकिन हम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम तो नेगेटिव लोगों पे काम करते हैं जिनको ना पहनने को कपड़ा है और ना 2 जोन की रोटी है। तो इस तरीके से गूंज काम करती है। आप गूंज के वॉलंटियर भी बन सकते हैं। अगर आप गूंज के वॉलंटियर बनना चाहते हैं या उसका कैंपेन रन करना चाहते हैं तो आप www.gunj.org.com पे चाहिए, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। आपको बता दें कि गूंज जो है भारत के 23 राज्यों में काम कर रहा है और उसके 20 बहुत बड़े बड़े ऑफिस हैं और छोटे छोटे ऑफिस हर शहर में जहाँ जहाँ वो जिस स्टेट में काम कर रहा है। तो अगर आपके शहर में गूंज का ऑफिस है तो वॉलंटियर आएंगे, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अगर नहीं है तो आपको ऑनलाइन बताया जाएगा कि कब, कहाँ, कैसे, क्या फॉर्मेट है और कैंपेन आप रन कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन के बाद और रिटन नोटिस, आपके पास जब रिटन नोटिस हो कि आप गूंज का कैंपेन कर सकते हैं तभी करिएगा। उसके 2 हफ्ते बाद आप गूंज का कैंपेन कर सकते हैं। गूंज के कैंपेन में 3 बातें बहुत ध्यान रखने योग्य होती हैं। पहला होता है वो देते हैं गूंज का गुल्लक और गूंज के सामान। गूंज का गुल्लक आप हर एक डोनर को देंगे, वो डोनर उसको भरेगा और जब वो भर जाएगा तो वो गूंज को देगा और गूंज उससे क्या होता है, अच्छा काम करता है, डोनेशन का काम करता है, डेवलपमेंट का काम करता है। और गूंज बाई ग्रीन में भी वो गूंज के प्रोडक्ट बेचते हैं, जो पैसा कलेक्ट होता है वो गूंज को चला जाता है। दूसरा होता है कि आपको एक ऐसा स्टॉल लगाना होता है कि आपको गूंज के बारे में उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अंशु गुप्ता जी के बारे में, मीनाक्षी जी के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और लोग अगर चाहते हैं कि वो मॉनिटरी चैरिटी कर दे तो उसमें आपको पैसे लेने होते हैं, चेक लेना होता है, ड्राफ्ट लेना होता है और वो गूंज को जाता है और लोगों का नाम, पता, गांव, ये सारी चीज़ें उसमें आपको लिखनी पड़ती है। तीसरा सेक्शन ये होता है कि आपको लेबलिंग करनी होती है कि कपड़े का बॉक्स, जूते का बॉक्स, बर्तन का बॉक्स, टॉय का बॉक्स, और उसमें लोग डालते हैं ताकि आप कार्टन आसानी से पैक करें और गूंज की लॉजिस्टिक आपको ले जाए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि आप गूंज के वॉलंटियर क्यों बने। पहला रीज़न है आप वॉलंटियर बन जाएंगे तो वॉलंटियर मीट में जा सकते हैं। दूसरा, गूंज को आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं। तीसरा, जो यहाँ का मुद्दा है, यहाँ का मुद्दा नहीं है, जो लॉ ऑफ कर्मा का मुद्दा है कि अगर आप किसी का अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है। वो सुना है ना, कर भला तो हो भला। वही गूंज में भी काम करता है और वही हर एक अच्छे काम में काम करता है। तो आप इस तरीके से गूंज का काम कर सकते हैं, गूंज के लिए काम कर सकते हैं। और चौथी, आप गूंज के लिए काम कर सकते हैं, हो सकता है उसमें आपको सैलरी भी मिले। आप जैसे बहुत सारे पेई लोग काम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। और जो अब बात करते हैं अंशु जी के बारे में। अंशु जी जो हैं वो ना बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा के हैं। वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं सोचते हैं और इतनी स्टोरी से तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर वो नॉर्मल लोगों की तरह सोचते तो वो आपके और हमारे जैसे ना होते। वो बोलते हैं कि मेरा जो गुस्सा है वो मेरा इंस्पिरेशन है। वो बोलते हैं मुझे गुस्सा आता है जब एक घर में बैठा बंदा सरकार को गाली देता है या किसी एनजीओ को गाली देता है और बताता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे गुस्सा आता है जब मैं पीने के पानी के पैसे भरता हूँ और मुझे बर्तन धोने के पानी मिलता है और कपड़े धोने का पानी मिलता है। मुझे गुस्सा आता है जब मुझे थोड़ी देर में रोड पे टोल टैक्स भरना पड़ता है। मुझे गुस्सा आता है कॉकरोच की ज़िंदगी जीने में। मुझे गुस्सा आता है उन लोगों के ऊपर जो कुछ कर सकते हैं पर कर नहीं पाते हैं, और यही मेरा इंस्पिरेशन है। तो वो बोलते हैं कि आप भी इंस्पिरेशन लीजिए, अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाइए, लोगों के लिए कुछ करिए। अपने लिए जीना तो बहुत आसान है, लोगों के लिए जिए, लोगों के लिए काम करिए। वो उन सारी एरियाज़ में जाकर के काम करते हैं जहाँ शायद आर्मी वाले भी नहीं पहुंच पाते, वहाँ गूंज की टीम पहुंचती है। आपको बता दें कि अभी जो चेन्नई में फ्लड आया था उसमें गूंज की टीम को भारत ने इतनी सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी कि सारे पेमेंट गेटवे जो थे वो लॉक हो गए थे, क्रैश कर गए थे। अंशु जी बोलते हैं कि अगर आपका खुद का कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, आपको खुद को कोई आइडिया नहीं आता है तो आप दूसरे के आइडियाज़ को लीजिए, उसको रेप्लिकेट कीजिए और उस पर काम कीजिए। काम बस अच्छा होना चाहिए। वो बोलते हैं कि जब गांधी जी सोच सकते हैं कपड़े की
अहमियत को वो चरखा चला सकते हैं। वो कहते हैं कि देश का डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक हर इंसान के हाथ में काम नहीं होगा। तो आप क्यों नहीं सोच सकते हैं? तो आप भी सोचिए, गूंज के मेंबर बनिए, गूंज के लिए काम कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो कुछ अच्छा कीजिए। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।